दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने लेटेस्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में एनडीए के जीके सेक्शन यानी जनरल एबिलिटी टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए एनडीए की एग्जाम 6 सितंबर से स्टार्ट हो रही है और एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है। तो आपके लिए जीके सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी है और बार बार रिपीट होते हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता। देखिए संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता। न्यायिक समीक्षा यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा न्यायिक समीक्षा। देखिए न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत भाग है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश से संविधान से लिया गया है। देखिए भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संसद में कौन होते हैं। देखिए भारत की संसद में कौन कौन होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी देखिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर भारतीय संसद बनती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होता है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी। मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी। गोवा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए गोवा राज्य में। देखिए मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार गोवा में लागू की गई थी। इस प्रणाली के तहत मतदाताओं के फिंगरप्रिंट कंप्यूटर पर लगाए गए और वेब कैमरों द्वारा उनकी तस्वीर के साथ उंगली प्रिंट रीडिंग मशीनों द्वारा डिकोड किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा। देखिए चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाता है तो क्या चुनाव आयोग क्या करता है। इस सीट पर चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए आपको पहले बता दूं कि ईवीएम में अधिकतम संख्या 64 प्रत्याशियों के लिए ही मत पड़ सकते हैं, यानी कि ईवीएम में 64 प्रत्याशियों से अधिक होने पर सीट पर चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से होती है, यानी कि इस सीट पर चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से होंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है। देखिए सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है। सतलज नदी। सतलज नदी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सतलज नदी। देखिए सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में सिपकी दर्रे से प्रवेश करती है। कौन से दर्रे से प्रवेश करती है। सिपकी दर्रे से प्रवेश करती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। देखिए तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, झेलम नदी। देखिए तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। इस परियोजना की शुरुआत 1987 में शुरू किया गया, परंतु भारत पाकिस्तान के बीच इस परियोजना का समझौता न होने के कारण इस परियोजना को बंद कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। देखिए कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नर्मदा नदी। देखिए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और बात करते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी विंध्याचल श्रेणी से निकलती है, यमुना की सहायक नदी है। और बात करते हैं तब ताप्ती नदी। देखिए ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, ध्यान रखिएगा तीनों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। देखिए किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोची बंदरगाह को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। देखिए केरल का कोची बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यह वेम्बनाड कायल में स्थित है, ध्यान रखिएगा ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है। देखिए पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है। दोमट मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा,
दोमट मिट्टी। देखिए दोमट मिट्टी में रेत, चिकनी मिट्टी और ह्यूमस का मिश्रण होता है। इसमें जल संचय की क्षमता अधिक होती है और इसमें पर्याप्त खनिज पाए जाते हैं जो पौधे के विकास के लिए जरूरी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट। उपरोक्त में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पहले आपको बता दूं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां भारी वर्षा होती है। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है और उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य में भी और पश्चिमी घाटी के कुछ हिस्सों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। यानी देखिए उत्तर पूर्वी हिमालय में भी पाया जाता है, पश्चिमी घाट में भी पाया जाता है, पूर्वी घाट में नहीं पाया जाता है। यानी 1 और 2 सही, ये ऑप्शन नंबर सही होगा 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? देखिए पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? कच्छ के रण में समाप्त होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कच्छ के रण। देखिए लूनी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में अरावली श्रेणी में पुष्कर घाटी से होता है और यह नदी कच्छ के रण में दलदल युक्त क्षेत्र में समाप्त हो जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। चिड़ियालो खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? देखिए चिड़ियालो खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राज्य झारखंड। देखिए चिड़ियालो खदान झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। यह चिड़ियालो खदान भारत की सबसे बड़ी लो अयस्क खदान है, ध्यान रखिएगा। चिड़ियालो खदान भारत की सबसे बड़ी लो अयस्क खदान है। यहाँ पर 2000 मिलियन टन का लो अयस्क भंडार मौजूद है। यहाँ पर 2000 टन मिलियन का लो अयस्क भंडार मौजूद है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? देखिए भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बांग्लादेश। देखिए भारत की कुल थल सीमा 15,106 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। और भारत की कुल जलीय सीमा कितना है? 7,516 किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ 4,097.7 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? देखिए कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, व्यास सम्मान। देखिए व्यास पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। हाल ही में अनुमोदित आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में निम्नलिखित में से कौन सी योजना सम्मिलित की गई थी? देखिए आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में कौन सी योजना शामिल की गई थी? देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भी शामिल की गई थी, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना भी शामिल की गई थी, राष्ट्रीय जीवन बीमा योजना नहीं शामिल की गई थी। यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन आयुष भारत मिशन के तहत एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। देखिए यह योजना प्रति परिवार को 5 लाख रुपये का बीमा प्रदान करता है, 5 लाख का बीमा प्रदान करता है। और इस स्कीम से 10 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा और देखिए यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को दोनों योजनाओं को मिलाकर बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है। देखिए भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है कौन सा है? बासमती चावल है। ऑप्शन नंबर सी होगा, बासमती चावल। देखिए बासमती चावल भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा? दोनों द्वारा किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 और 2। केंद्र सरकार के द्वारा भी किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा भी किया जाता है। देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा किया जाता है। देखिए एफसीआई के माध्यम से केंद्र सरकार को खरीदारी करना, भंडारण करना, अनाज के परिवहन तथा राज्य सरकारों को अनाज देना। और बात करते हैं राज्य सरकार की जिम्मेदारी परिचालन की है कि वे गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को पहचान करें और राशन कार्ड का जारी करें
और उचित मूल्य दुकानों को कामकाज का पर्यवेक्षण करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंतिन दुर्ग ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दंतिन दुर्ग। देखिए राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतिन दुर्ग ने की थी और इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई थी। कब की गई थी? 8वीं सदी में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? एलोरा के शिव मंदिर बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एलोरा के शिव मंदिर बनवाया था। देखिए एलोरा के शिव मंदिर प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्णा प्रथम ने बनवाया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? देखिए यह विचार किसका था? भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार मेगास्थनीज का था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मेगास्थनीज। देखिए सेल्यूकस द्वारा नियुक्त मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मेगास्थनीज द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? इंडिका। ये काफ़ी फेमस बुक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? देखिए गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? दिनार भी चलाए थे, ड्रम नहीं चलाए थे, रूपक नहीं चलाए थे, स्वर्ण चलाए थे। यानी सही उत्तर होगा 1 और 4, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1 और 4। देखिए गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलवाए थे। पहला दिनार चलाए थे। देखिए दिनार जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से बनवाया गया था, और देखिए और दूसरा स्वर्ण चलाए गए थे। देखिए स्वर्ण यह सोने और चांदी का शुद्ध भारतीय सिक्का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? देखिए कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? सोने के भी चलाए थे, चांदी के भी चलाए थे, तांबे के भी चलाए थे, यानी उपयुक्त सभी चलाए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। देखिए कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता है, तुषारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? देखिए अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसे उसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राज्य की स्थापना की थी।